आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। 2024 के रण की सज गई बिसात, कौन मारेगा बाजी? देवभूमि की 5 सीटों का कौन बनेगा सरताज? कौन है देवभूमि की 5 सीटों पर भाजपा कांग्रेस के दावेदार? जय भारत टीवी की सबसे बड़ी पड़ताल। दावेदारों की पड़ताल में आज बात करेंगे उत्तराखंड की लोकसभा सीट नैनीताल उधम सिंह नगर की। यह सीट कुमाऊं के तराई यानी उधम सिंह नगर जिले और पहाड़ी क्षेत्र यानी नैनीताल जिले को मिलकर बनी है। इस सीट पर पिछले 2 चुनाव से लगातार भाजपा जीत रही है। इस बार बीजेपी इस सीट पर जीत की हैट्रिक लगाना चाहती है। ऐसे में सबसे बड़ी जद्दोजहद टिकट बंटवारे को लेकर है। भाजपा इस सीट पर क्या मौजूदा सांसद पर भरोसा जताएगी या इस बार किसी नए चेहरे पर दांव लगाएगी? क्योंकि नैनीताल उधम सिंह नगर सीट पर बीजेपी के मजबूत दावेदारों की चर्चा अभी से होने लगी है। जय भारत टीवी ने नैनीताल उधम सिंह नगर सीट पर भाजपा के ऐसे ही दावेदारों की पड़ताल की है और जानने की कोशिश की है कि इनमें सबसे मजबूत दावेदार कौन है। नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा सीट सामने है। लोकसभा का चुनाव, बहुत सारे दावेदार हैं, बीजेपी में भी कांग्रेस में भी, लेकिन ये जमीन बहुत कुछ कहती है। ये खेती और किसानी की जमीन है। इसे एक पर्वतीय कुमाऊं का आंगन कहा जाता है। वो जमीन जो न केवल उत्तराखंड बल्कि तमाम दूसरे प्रदेशों में लोगों के अनाज की व्यवस्था करती है। क्या कहते हैं यहाँ के लोग? कौन है वो दावेदार जो टिकट बंटवारे से पहले मजबूती से मैदान में खड़े होते नजर आ रहे हैं और जनता किसके नाम पर अभी से मुहर लगा रही है? आज के इस एपिसोड में जय भारत टीवी आपको लेकर आया है उधम सिंह नगर नैनीताल लोकसभा सीट में एक एक कर हर विधानसभा में हम जाएंगे, लोगों से ये पूछेंगे कि उनकी नज़र में कौन बेहतर प्रत्याशी इस बार साबित हो सकता है। आज के इस एपिसोड में ख़ास तौर पर बात बीजेपी की होगी। बीजेपी के कई दावेदार लोकसभा सीट उधम सिंह नगर नैनीताल में नजर आ रहे हैं। उनमें सबसे मजबूत कौन है, इस बात की पड़ताल हम कर रहे हैं। चलिए हमारे साथ और देखिए क्या कहती है जनता। नैनीताल उधम सिंह नगर सीट में नैनीताल की 5 और उधम सिंह नगर जिले की 9 विधानसभाएं शामिल हैं। हमने तमाम विधानसभा सीटों में जाकर महिलाओं, युवाओं, बुजुर्गों और अलग अलग तबके के लोगों से उनके चहीते उम्मीदवार के बारे में सवाल किए हैं। देखिए विधानसभा वार लोग क्या कह रहे हैं। इस वक्त हमें जसपुर विधानसभा यानी कि नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा सीट की एक विधानसभा और सिलसिलेवार तरीके से हर विधानसभा में हम आपको ये बताते चले जा रहे हैं कि इस दफ़ा उधम सिंह नगर नैनीताल लोकसभा सीट में बीजेपी के जो प्रत्याशी संभावित बताए जा रहे हैं उनमें सबसे दमदार कौन है। बातचीत के लिए हम जगह जगह घूम रहे हैं। ऐसे ही एक गांव में इस वक्त जसपुर के हम हैं और हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पर। गांव से क्या नाम आपका? मुरली वाला नरेश सिंह। आप ये बताइए कि लोकसभा चुनाव आ रहा है, क्या माहौल है इस दफ़ा, क्या होने जा रहा है? माहौल तो सर बीजेपी का लग रहा था। बीजेपी का लग रहा है जी। तो प्रधानमंत्री मोदी तो उत्तराखंड आते रहते हैं जी। क्या इस बार भी इस सीट में पिछली बार 2 बार से भाजपा का सांसद है? हाँ जी, अब के भी हिसाब जीत होगी। कौन है प्रत्याशी जो चल रहे हैं इस बार? मौजूदा सांसद भी हैं, अजय भट्ट भी हैं और भी कुछ नाम हैं। क्या आप तक क्या खबर पहुंची है? कौन लोग हैं चुनाव लड़ने वाले? ये जो है ना गदरपुर वाले, क्या नाम उनका, भूल गया। गदरपुर वाले, अच्छा, अरविंद पांडे जी। अरविंद पांडे जी, उनका कुछ ज़्यादा बहुचस्प है क्षेत्र में। अच्छा जी हाँ, वो चुनाव लड़ रहे हैं यहाँ से प्रत्याशी, आप मान रहे हैं? जी मान रहे हैं साहब। और मौजूदा सांसद अजय भट्ट? वो साहब देखो चर्चाएं तो चलती रहती हैं, बाकी उनका बहुचस्प नहीं है। अच्छा हाँ, जनता की जो आवाज़ है वो उनकी ज़्यादा, अरविंद पांडे जी की। अरविंद पांडे की, हाँ, उनके नाम पर गरीबों का साथ भी देते हैं साहब।
जो क्या क्यों लगता है आपको कि वो एक बेहतर प्रत्याशी हो सकते हैं दूसरे के मुकाबले? सर वो जो है बड़े बड़े आदमियों की नहीं सुनते, वो छोटे आदमियों की भी सुनते हैं। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है कि उनके द्वारा बड़ा ही आदमी पहुंचेगा, उनके द्वारा अगर जो कोई गरीब गुरबा भी पहुंच जाता है सर, तो उसकी भी वो पूरी मदद करते हैं बेचारे। कौन है इस बार चुनाव लड़ने वाले, कौन कौन से नाम आपके सामने आए हैं अभी तक? जी, वैसे तो अगर कहें हम तो भारतीय जनता पार्टी में नेताओं की कमी नहीं है, एक से बढ़कर एक नेतृत्व कार्य हमारे पार्टी में है। और आप बीजेपी की सक्रिय कार्यकर्ता हैं? जी जी बिल्कुल, हम एक परिवार के समान रहते हैं और इस परिवार में बहुत बड़े सदस्य हैं और जाने माने आप सबको पता है कि एक के बाद एक भूमिका सब निभा रहे हैं। और जहाँ तक मेरा मानना है कि जो भी पार्टी जिसको भी तय करेगी तो वो अच्छा ही कार्यकर्ता होगा। अब देखते हैं भविष्य में क्या होता है। जहाँ तक मेरा मानना है कि माननीय अरविंद पांडे जी हैं, बहुत सक्रिय नेता हैं, अगर वो आते हैं भविष्य में तो बहुत अच्छा होगा। महिला सशक्तिकरण के लिए बहुत अच्छा काम उन्होंने किया है और युवा पीढ़ी को एक मार्गदर्शन देने का काम वो लोग करते हैं, तो हम चाहते हैं कि वो लोग आगे आएँ तो बहुत अच्छा है। मौजूदा सांसद हैं अजय भट्ट आपके, और नाम तो और भी कुछ एक आध लिए जा रहे हैं, उन सब में आपने केवल अरविंद पांडे को क्यों चाह रही हैं आप? चूँकि वो हमारे देखा जाए तो उधम सिंह नगर के हैं और हमारी पहुंच में रहते हैं, तो थोड़ा सा मैं अगर अपने स्तर से कहूँ तो मैं इसलिए उनका नाम ले रही हूँ कि वो हमारे क्षेत्र के रहने वाले हैं और हर कोई ये चाहता है कि हमारे क्षेत्र का अगर नेता हो तो हम कभी भी उनसे मिल सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं। तो सबसे बड़ी मेरी जो कहने का है वो ये तात्पर्य है। पहुंच उन तक आसानी से आपकी हो जाती? जी जी बिल्कुल। और दूसरा, उन्होंने जो अपने अभी पंचायत राज मंत्री रहे थे पहले, तो जी उन्होंने विशेषकर जो महिलाओं के लिए काम किया है कि अगर पंचायत में महिला आती है तो 2 बच्चों वाले, ये तो 2 बच्चों का उन्होंने रखा था, जनसंख्या नियंत्रण का, तो परिवार नियंत्रण को बहुत बड़ा बढ़ावा इससे मिला है। आने वाली पीढ़ी भी सोचेगी अगर हम नेता अगर हम बनना चाह रहे हैं, नेतृत्व करना चाह रहे हैं तो हमें अपने परिवार नियंत्रण की तरफ ध्यान देना होगा। दूसरा, एक एजुकेशन का उन्होंने रखा था कि कम से कम हाई स्कूल तो हो, तो उसके लिए भी शिक्षित लोग आगे आए। और मैं मानती हूँ कि इस पंचवर्षीय योजना में बहुत बड़ी संख्या में युवा पीढ़ी निकल कर आई है, जो बहुत एक जोश के साथ नेतृत्व अपना देश का कर रही है, तो बहुत अच्छी बात है। और आप देखिए कहीं भी चाहिए तो एक नया जोश नेताओं में भरा पड़ा है, तो ये माननीय पांडे जी की ही देन है। कौन प्रत्याशी है इस दफा इस लोकसभा में आपकी नज़र में? सर अरविंद पांडे जी। अरविंद पांडे जी। क्यों आप उनका नाम ले रहे हैं? क्योंकि हमारा जो किसी भी काम में, किसी भी सहयोग में हमारा जो उद्देश्य है या किसी भी कार्य को लेके आजकल के तौर पे वो हमारे अरविंद पांडे से ही कुछ उम्मीदें हैं हमारी, जो हमारे आजकल के लेडीज़ों के लिए या किसी भी कार्य के लिए, एनसीसी का किताबों के लिए भी, वो भी हमारे लिए सब कुछ उन्हीं से अच्छा है। जी। एनसीईआरटी की किताबें लागू की उन्होंने, तो आपको लगता है कि एजुकेशन जो बच्चों के पढ़ाने के लिए गरीब एक बड़े स्कूल में बच्चे जी सर, क्योंकि वो पहले जो कोर्स बनता था वो सब कुछ महंगा होता था, गरीब लोग मतलब अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाते थे। आजकल को उनके सहयोग से जो है वो अब जो गरीब से गरीब है वो अपने बच्चों को पढ़ा पा रहे हैं। क्या इस समय बीजेपी का कार्यकर्ता सोच रहा है इस सीट पर कौन होगा प्रत्याशी? हमारा प्रत्याशी है कमल का फूल। अच्छा जी। कमल के फूल पर आप मान के चल रहे हैं? जी जी जी, तन मन धन से तब कमल के फूल को हम हमारा प्रत्याशी फूल है। क्या है इस बार लोकसभा चुनाव सामने है, किसकी सरकार बन रही है? लोकसभा चुनाव में सरकार तो बीजेपी की आएगी साहब। अच्छा, बीजेपी की आएगी है लोगों में? बिल्कुल पक्का है। या भ्रष्टाचार, महंगाई, कौन सा मुद्दा है? बेरोजगारी? महंगाई तो किसी से रुकेगी नहीं, महंगाई तो किसी से नहीं रुक सकती, कोई भी हो। तो इसलिए काम ठीक कर रही सरकार, ऐसी बात नहीं है, विकास कार्य ठीक हो रहे हैं अपने। देखो कितनी हाईवे की अच्छी रोड बन गई है, 1 घंटे में रुद्रपुर पहुंच जाते हैं। हमें तो फायदा जी इस सरकार से। धान भी सरकार का ठीक रेट में ले रही है, जो रेट गवर्नमेंट दे रही है उससे तक किसान तो उस कृषि बिल के बाद से नाराज चल रहे हैं। उधम सिंह नगर में क्या है किसानों की, क्या सोच रहा है किसान? किसान ठीक है, धान भी मिल, उनका रेट भी ठीक मिल रहा है, हम भी किसान हैं और ठीक ठाक काम चल रहा है। गन्ने का पेमेंट भी सब पिछले साल दे दिया उन्होंने, कहीं कोई दिक्कत नहीं किसान को। कौन है प्रत्याशी इस बार उधम सिंह नगर से? कौन कौन नाम आपके सामने आए हैं अभी तक? एक ये कहा जाता है ना कि वोट देने तो जनता जाती है, जो प्रत्याशी सामने आ गए बीजेपी कांग्रेस से या कोई, उसी में से चुनना है एक। क्या उससे पहले भी अब तो लोग चुनाव से पहले सोचने लगे कि साहब ये प्रत्याशी चाहिए या ऐसा प्रत्याशी होना चाहिए? कौन है आपकी नज़र में इस लोकसभा सीट में? लोकसभा सीट में तो अजय भट्ट जी आएंगे, मुझे लग रहा है। अजय भट्ट जो मौजूदा सांसद? जो मौजूदा सांसद है वही आएंगे। अच्छा, कोई काम आपको पिछले 5 साल में जो उन्होंने किया हो? काम ठीक करा है। देखो अस्पताल में भी उन्होंने एक मशीन ऐसी लगाई है,
कौन से अस्पताल? ये जसपुर सरकारी अस्पताल में। अच्छा, हाँ, बहुत अच्छी कई लाख की मशीन है। सुनने में तो ये भी आया कि पिछले 5 साल में जो सांसद निधि है वो खर्च ही नहीं कर पाए। उत्तराखंड के 5 सांसद, बड़ी बुरी स्थिति है। तो ये खबर पहुंची आप तक? नहीं साहब, देखो हम लोग जानकारी नहीं है इस बात की। अच्छा, हाँ, तो आपको लगता है कि अजय भट्ट जो प्रत्याशी, मौजूदा प्रत्याशी हैं, उनको पार्टी टिकट देगी इस बार? पार्टी टिकट देगी, पक्का हूँ मैं। अच्छा, कुछ नाम और भी चल रहे हैं? अब वो तो अगला विषय उनका हाईकमान का है। ये विषय देखो जनता है, तो जनता में तो साहब रुझान इन्हीं का ठीक ही है। क्या है इस दफा जसपुर की अगर मैं बात करूं, विधानसभा में लोकसभा का चुनाव आ रहा है, जनता क्या चाह रही है जसपुर की? बहुत सारे नाम इस समय चल रहे हैं प्रचलन में, काफ़ी लोग खड़े हैं इस समय, अपनी अपनी सब लगा रहे हैं ज़ोर शोर से कि मेरा है मेरा। लेकिन उन सभी नामों के अंदर अरविंद पांडे जी का भी नाम आ रहा है, जो कि काफ़ी मतलब पॉपुलर नेता हैं और उन्होंने अपनी विधानसभा में भी काफ़ी काम करा है। जितने ऑल ओवर विधानसभा के हैं, उन्होंने सबसे अधिक कार्य उन्होंने उनकी विधानसभा में हुआ। तो इसका मतलब है कि जब वो सांसद भी बनेंगे, और आप जानते ही हो कि अपने उत्तराखंड के जितने सांसद हैं लगभग किसी ने भी अपनी निधि का पूरा सदुपयोग नहीं कर पाए हैं, लेकिन वो एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने अपनी विधानसभा में अपने फंड का पूरा यूज करा है और अपनी विधानसभा क्षेत्र का विकास करा है, और हर एक आदमी के साथ वो हमेशा सुख दुख में खड़े रहे हैं। हमारी तो पहली पसंद अरविंद पांडे जी ही हैं, और उन्हीं का काफ़ी ज़ोर शोर से इस समय क्षेत्र में नाम भी चल रहा है। इस वक्त खेतों के बीच में आया हूं और एक किसान हमारे साथ मौजूद है। साहब, क्या नाम है? मेरा नाम ब्रह्मानंद लाहौरी है भाई साहब, और मैं वर्तमान में ग्राम प्रधान भी हूँ और कृषक भी हूँ। अच्छा, ग्राम प्रधान हैं आप यहाँ। तो जसपुर में क्या माहौल है इस समय चुनाव का? जसपुर में माहौल बहुत बढ़िया चल रहा है इस समय, और सभी दावेदारी कर रहे हैं। तो जैसा हमारे वर्तमान में विधायक हैं गदरपुर से श्रीमान अरविंद पांडे जी, तो एक उन्होंने इतिहास भी कायम करा है अपने विधायक टाइम में, क्योंकि ज़्यादातर ये देखा गया है जो हमारे पुरानी सरकार में हमारे शिक्षा मंत्री थे अरविंद पांडे जी, तो कहा जाता है कि अक्सर शिक्षा मंत्री चुनाव हारते हैं, है ना, लेकिन उन्होंने एक इतिहास रचा है, और ये शिक्षा मंत्री रहते हुए भी उसके बाद में इन्होंने दोबारा विधायक बने। तो मैं तो ये बधाई के पात्र हैं, और ऐसे व्यक्ति को अगर लोकसभा में टिकट मिल जाए तो मैं समझता हूँ ज़रूर इस क्षेत्र का विकास भी होगा और हमारी आवाज़ भी दिल्ली तक पहुँचेगी। मौजूदा सांसद हैं इस समय अजय भट्ट, और भी कुछ नाम चल रहे हैं, तो आपको लगता नहीं कि अजय भट्ट का काम क्या लगता है आपको, आपकी नज़र में? अजय भट्ट जी, एक तो थोड़ा एज भी फैक्टर उन पे है अब इस समय, और हमारे जसपुर में तो अभी तो जवान है, वो तो जवान है भी कहाँ नहीं एज फैक्टर तो है ही है, उनकी एज भी काफ़ी हो गई है। और हमारे जसपुर में तो भाई साहब मैं समझता हूँ किसी गांव में कोई विशेष अभी काम मिला नहीं है ऐसा, लेकिन एक हमारे जसपुर में एक अल्ट्रासाउंड मशीन लगाई है उन्होंने। केंद्रीय में राज्य मंत्री हैं, पर्यटन राज्य मंत्री, रक्षा राज्य मंत्री, इतना भारी भरकम उनको उत्तराखंड को दे दिया, तो आपको उसका कोई फ़ायदा मिलता नहीं दिख रहा क्या? वो तो मजबूत आदमी है इस समय। नहीं, इस समय मैं बताऊँ ना भैया, हमें तो वो प्रत्याशी चाहिए ना जो पब्लिक की सुन सके और पब्लिक के बीच में आ सके। हमारे पांडे जी ऐसे हैं, अभी एक टेलीफोन कराया है उनसे हमने, तो उन्होंने फ़ोन करने के बाद में दोबारा कस्टमर को रेफरेंस दिया फ़ोन करके, आपके काम के लिए मैंने फ़ोन कर दिया है और आपका काम हो जाएगा। एक फ़ोन पे भी बात करते हैं, तो इसलिए मैं तो यही चाहूँगा कि हमारे अरविंद पांडे जी सांसद हो इस क्षेत्र के, तो विकास बढ़ेगा। देखिए, बताना चाहूँगा कि प्रतिनिधि में जो दावेदारी में तो बहुत सारे लोग आने चाह रहे हैं बीजेपी के लिए भी, लेकिन जैसे कि अपने पांडे जी हैं, अरविंद पांडे जी रहे हैं, वर्तमान में हमारे अजय भट्ट जी हैं, उसके अलावा राजेश शुक्ला जी भी हैं। लेकिन जहां मैं अपने एक नज़रिए से बताऊं तो पिछले कार्यकाल को देखते हुए हमारे अरविंद पांडे जी का कार्यकाल अच्छा रहा है। उन्होंने बीसीसीआई के लिए हमारे उत्तराखंड को मान्यता, बात करें शिक्षा के क्षेत्र में तो उन्होंने एनसीईआरटी की बुकें वगैरह लाए। उसके अतिरिक्त जो है शिक्षा का स्तर बढ़ाना, और साथ ही साथ मैं पूरे अपने क्षेत्र में, और अब तो मैं कहूँगा कि आज जैसे भंडारा है यहाँ पे, तो बाबा का आशीर्वाद रहे तो हमारे पांडे जी का आगे के लिए मैं पूरा समर्थन करता हूँ सांसद पद के लिए। नैनीताल लोकसभा सीट में कौन प्रत्याशी इस बार? नहीं जानते ना, आप नहीं जानते। सांसद तो कौन है? तो इतना पता नहीं ना। सांसद का नहीं पता? अजय भट्ट। अजय भट्ट। ठीक। तो इस बार बीजेपी का है या कांग्रेस? ना बीजेपी का। बीजेपी का है। कोई प्रत्याशी समझ में आ रहा है आपको कौन बीजेपी लड़ाएगी किसे? देखो ऐसे तो इतना नहीं है अभी नहीं समझ। क्या मुद्दे हैं यहाँ के इस बार?
देखो इतना खेती किसानी महंगाई बेरोजगारी कुछ है? तो है ही, महंगाई तो है ही। गरीब का मजदूर आदमी के लिए तो क्या, वो तो महंगाई बढ़ा ही रखी है। पहले इतनी महंगाई थोड़ी थी जितनी अब से अब बढ़ रही है। अच्छा, तो महंगाई को देख के वोट डालेंगे या नहीं? नहीं, वो तो है ही। राशन कार्ड वो सब काट दिए। जिनके मतलब खेती है, मतलब 100 बीघे, उनके तो सफ़ेद बीपीएल कार्ड दे रखे हैं। जो मजदूर आदमी उनके पीले कार्ड दे रखे हैं। सरकार किसकी आएगी? मोदी जी वापस आएंगे या नहीं? देखते हैं क्या होता है। मोदी जी आएंगे, कौन सा आएंगे? मोदी जी आएंगे। जब मोदी जी 2 साल से 2 बार के निकल गए तो यहाँ बीजेपी जीतेगी कांग्रेस? बीजेपी जीतेगी। बीजेपी निकलेगी। नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा सीट पर लगातार प्रत्याशियों के पड़ताल हम कर रहे हैं कि कौन सा प्रत्याशी मजबूत होने वाला है इस दफ़ा बीजेपी की ओर से। खास तौर पर इस समय हम हैं नैनीताल जिले की भीमताल विधानसभा में। मेरा सवाल यही है, इस वक्त हम जो जय भारत टीम जो निकली है हमारी, हम इस पूरे लोकसभा क्षेत्र को कवर कर रहे हैं। अभी मैं तराई के कई विधानसभाओं में होकर आया हूँ, नैनीताल भी हम लोग जा रहे हैं, भीमताल अभी पहुँचे हैं। बीजेपी के संभावित प्रत्याशी कौन हो सकते हैं? क्योंकि अजय भट्ट तो मौजूदा सांसद हैं, नाम और भी कई चल रहे हैं। आपकी नज़र में कौन हो सकता है बीजेपी की ओर से? क्योंकि एक वोटर जब वोट देने जा रहा है तो क्या उसको ये अधिकार भी नहीं होना चाहिए कि वो प्रत्याशी का चयन भी करे? ईवीएम मशीन में केवल नोटा दबा देने वाले जो लोग हैं, क्योंकि वो फिर उसके बाद नोटा दबाते हैं, तो प्रत्याशी पहले से क्यों ना तय किया जाए? पार्टियां ऐसा क्यों नहीं करती? कौन नज़र में है आपके? अब हम बात करें तो ये तो एक पार्टी का मामला है, क्योंकि पार्टी का टिकट किसको दे ये उसका अपना वो है विवेक। तो यहाँ की जो जनता है, गरीब जनता है, जो मध्यम वर्गीय परिवार हैं, वो लोग चाहते हैं कि ऐसा चेहरा आए जो क्षेत्र के लिए काम करे, और उन्हें युवा चेहरे की भी तलाश है, क्योंकि वो चाहते हैं कि युवा आएगा तो युवा भागदौड़ ज़्यादा करेगा और काम करेगा क्षेत्र के लिए। तो जो हमारे केंद्र की कई योजनाएं हैं, बड़े बड़े राज्यों को वहाँ का फ़ायदा मिलता है। उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, अन्य राज्यों में उन केंद्र की योजनाओं को और भी फ़ायदा मिलता है। लेकिन ये सुदूरवर्ती क्षेत्र होने के नाते, पहाड़ी क्षेत्र हमारे उत्तराखंड, क्योंकि यहाँ पर 5 ही सीटें हैं, तो केंद्र की तरफ से यहाँ पर विशेष ध्यान नहीं रहता है। वो नाम कौन आपने नाम सोचा? तो हम कह नहीं सकते हैं। अब जैसे एक चेहरे में नाम आ रहा है अभी, हमारे जो यहाँ के पूर्व कैबिनेट में शिक्षा मंत्री रहे हैं अरविंद पांडे जी, तो हम चाहेंगे कि नए को मौका मिले, क्योंकि क्षेत्र के लिए काम करेगा। पुराना आदमी देखा ही जा रहा है कि 4 साल तक केंद्र की योजनाओं में इधर उधर सैर सपाटा किया जा रहा है, और 5वें साल हमारे क्षेत्र में आकर के भ्रमण पर आ जाते हैं और लोगों की समस्याओं को दूर करने का प्रयास करता है। आप बताइए 5वें साल में क्या प्रयास होगा? 5वें साल तो उनकी खुद चुनावी तैयारी है। नया चेहरा है, मौजूदा हैं अजय भट्ट, और भी हमारे साथ युवा साथी। आपका क्या नाम है? संजय। संजय भाई, ये बताइए, लोकसभा का चुनाव आ रहा है, कौन है, नाम क्या चल रहा है इस सीट में, कुछ बताइए हमें। इस बार का नाम जो हमारे मन में अब युवा भाइयों के साथ में जितना कभी सोच रखी है, तो हमारा ये है कि अरविंद पांडे जी पूर्व शिक्षा मंत्री जो रहे हैं, और इस बार के अभी ये जो क्षेत्रीय विधायक जो हैं गुलरभोज से, तो हम चाहते हैं कि इस बार उन्हें यहाँ से सीट मिले। क्या आपको क्यों लगता है कि अरविंद पांडे यहाँ से चुनाव लड़े? कि अरविंद पांडे जी ने अपने जब शिक्षा मंत्री थे तो उन्होंने एनसीईआरटी जो लागू करवाया, अपना युवा रोजगार कल्याण जो अपने उनने योजना चलाई, तो उससे भी काफ़ी बेनिफिट मिला है। अभी आज की डेट में हम जाते हैं इधर से घूमने के लिए गुलरभोज डैम, तो वहाँ हम देखते हैं कि काफ़ी पर्यटन के उसमें गुलरभोज में तो बहुत शानदार, काफ़ी यहाँ भी एक झील है, इसमें कितना हो पा रहा है इस वाटर स्पोर्ट्स का? वाटर स्पोर्ट्स ज़्यादा नहीं, इसमें कयाकिंग रहता है, पैडल बोट रहता है, तो उसी से रोज़मर्रा के अपने खर्चे चलते हैं, जिनका भी वो बिज़नेस है। तो इस वजह से हम चाहते हैं कि जैसा गुलरभोज डैम पे उन्होंने किया है, तो वैसे ही यहाँ पे कुछ हो, पैरासेलिंग, अपना मोटर बोट वगैरह, तो उससे हमें भी काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। जो बाहर से घूमने के लिए आ रहे हैं उनको भी, पर्यटकों को काफ़ी अच्छा लगेगा। तो इस बार तो हम सोच रहे हैं कि जो टिकट मिले तो अरविंद पांडे जी को मिले, जो टिकट मिले वो अरविंद पांडे जी को मिले। कौन प्रत्याशी हैं बीजेपी में? कई तरह के प्रत्याशियों के नाम चल रहे हैं, कोई एक नाम आपको लगता है कि जो होना चाहिए, टिकट दे पार्टी जिसको? जी, नैनीताल से मुझे इस बार अरविंद पांडे जी के चांसेस लग रहे हैं, जहाँ तक का है कि वो आएंगे, और काफ़ी हद तक उनने काम किया है, आगे भी वो काम करेंगे, तो अरविंद पांडे जी के ही साथ हम अपना इस बार सपोर्ट करेंगे। बीजेपी के कुछ नाम चल रहे हैं जिन पर हम चर्चा भी कर रहे हैं, जिसमें अजय भट्ट तो हैं ही जो सांसद हैं, उसके अलावा अरविंद पांडे हैं, और भी कुछ लोगों का नाम चल रहा है। आपको क्या लगता है कौन बेहतर कैंडिडेट हो सकता है इस बार? सर, मेरे हिसाब से तो अजय भट्ट जी, जिन्होंने पूर्व में भी हमारे लिए बहुत, अपने कार्यकाल में बहुत सारे काम करे हैं, हमारी शिक्षा के लिए और अन्य विभागों में बहुत अच्छा हमें उनका देखने को मिला है प्रदर्शन जो भी है। कैसा काम रहा आपके सांसद का पिछले 5 साल? सांसद कौन है पता है आपको? अजय भट्ट जी है। अजय भट्ट जी हैं। कैसा काम रहा उनका? उनका काम अच्छा है, ऐसा नहीं है कि उन्होंने काम नहीं करा है, बट यही है कि मेन रोजगार ही चाहिए हमें। रोजगार की अभी भी समस्या है। क्या लगता है आपको कि
टिकट जब मिलता है, हम लोग बात करते हैं ना, वोट देने जाते हैं आम आदमी के तौर पर, आप भी युवा के तौर पर वोट देने जाएंगे, तो बेहतर कैंडिडेट जनता चाहती है जो आपके सामने आए, काम करें। ऐसा कोई कैंडिडेट आपको नज़र आ रहा है इस समय? अभी तो ये अजय भट्ट जी का ही नाम लेगी जी। हाँ, कोई कैंडिडेट आपको नज़र आ रहा है, प्रत्याशी आपकी नज़र? पांडे जी हैं। अरविंद पांडे? हाँ जी। क्यों उनको आपको लगता है कि वो अच्छा काम कर पाएंगे? क्या अगर देखें तो लेक साइड में अगर देख सकते हैं तो रोजगार के लिए कुछ कर सकते हैं। अच्छा। हाँ जी। एक वहाँ गुलर भोज में भी इसी तरह की झील है, वहाँ भी उन्होंने काम किया है, तो आपको लगता है कि वो बेहतर कैंडिडेट हो सकता है? हाँ, बेहतर हो सकता है। अपनी इस पड़ताल में हम काशीपुर विधानसभा में इस वक्त पहुँचे हैं और इसके बाद एक और विधानसभाओं तक हम जाएंगे। हमारे साथ इस समय महिला शक्ति फिर से एक बार है। आपका क्या नाम है? श्वेता वर्मा। श्वेता जी, ये बताइए, लोकसभा चुनाव आ रहा है सामने, बीजेपी के कुछ प्रत्याशियों की पड़ताल इस समय हम कर रहे हैं, तो काशीपुर में महिलाओं को कौन सा प्रत्याशी बेहतर लग रहा है? अजय भट्ट तो मौजूदा सांसद हैं यहाँ पर, और भी एक दो नाम आ रहे हैं। अरविंद पांडे जी। अच्छा, वो क्यों? एनसीईआरटी के लिए, क्योंकि उन्होंने जो एजुकेशन सबसे ज़्यादा हाई लेवल पर हो गई है, उन्होंने एनसीईआरटी बच्चों की जो बुक्स वगैरह 1500 रुपये की मिल रही थी, वो अब 200 की मिल रही हैं। बच्चों के लिए उन्होंने काफ़ी वर्क भी किया है और उन्हें करना भी चाहिए, और आगे वो अच्छा लगेगा कि अगर वो भी आगे रहें तो। मेरा नाम नीलम वर्मा है। नीलम जी, बताइए, लोकसभा चुनाव आ रहा है, आपके उधम सिंह नगर नैनीताल लोकसभा सीट में बीजेपी के दावेदारों की हम पड़ताल कर रहे हैं। अजय भट्ट तो मौजूदा सांसद हैं, इसके अलावा बलराज पासी हैं, राजेश शुक्ला हैं, अरविंद पांडे का नाम भी आ रहा है। आपको कौन सा बेहतर प्रत्याशी लग रहा है इस वक्त? मेरे हिसाब से अरविंद पांडे जी बेस्ट हैं, क्योंकि उन्होंने उत्तराखंड के लिए एक बोर्ड लागू किया था, जिससे बच्चे कम से कम फीस में और अच्छी किताबों के साथ गवर्नमेंट की तरफ से उन्हें फैसिलिटी मिल जाए, वो अच्छा पढ़ सकें। महंगी फ़ीसें जो देनी पड़ती हैं बच्चों को स्कूल में, पेरेंट्स को देनी पड़ती हैं, जिससे क्या होता है कि बच्चों के ऊपर तो बर्डन पड़ता ही है उन बुक्स का, क्योंकि एक से ज़्यादा बुक्स बहुत सारी वो लागू कर देते हैं प्राइवेट स्कूल वाले। लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से अगर एनसीईआरटी बोर्ड उन्होंने लागू किया था तो उसका बेनिफिट पेरेंट्स को भी बहुत हुआ, क्योंकि बहुत महंगी किताबें आ रही थी, सस्ते दामों में किताबें मिलने लगी बच्चों को, बच्चों की एजुकेशन अच्छी हो गई, ऑल ओवर इंडिया वन सिलेबस हो गया, जिससे कि बच्चों को एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाके प्रॉब्लम नहीं आई। तो अरविंद पांडे इज़ द बेस्ट अकॉर्डिंग टू। मौजूदा सांसद अजय भट्ट के बारे में आप जानती हैं, कितना जानती हैं? आपके बीच आए हैं? नहीं सर, उनके बारे में तो इतना नहीं जानती मैं। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी के कुछ प्रत्याशी इस समय आपकी लोकसभा सीट में हैं। जी। उधम सिंह नगर नैनीताल में जी। उसमें अजय भट्ट तो हैं ही, मौजूदा सांसद हैं, बलराज पासी हैं और राजेश शुक्ला हैं, अरविंद पांडे का नाम भी चल रहा है। इनमें से कौन बेहतर प्रत्याशी आपको लगता है? अरविंद पांडे। क्यों, क्या कारण है उसका? कारण सिंपल है, क्योंकि उन्होंने एजुकेशन के लिए काफ़ी कुछ करा है। जहाँ बच्चे पहले अलग अलग कॉलेजेस में जाते थे, स्कूल्स में जाते थे और अलग अलग सिलेबस खरीदते थे, अब उनके लिए एक सिमिलर सिलेबस हो गया। अब ना कोई ऊंचा रहा, ना कोई बड़ा रहा, ना प्राइवेट है ना सरकारी, सब एक सिमिलर हो गए कि अब जो भी प्राइवेट में पढ़े या सरकारी में पढ़े, सबको एक ही सब्जेक्ट खरीदना पड़ेगा और एक ही बुक्स खरीदनी पड़ेगी। तो मुझे इसलिए अरविंद पांडे बेस्ट लगते हैं। बीसीसीआई को मान्यता मिलने के बाद बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिली हैं, जिससे कि लड़के आगे परफॉर्म कर रहे हैं। आने वाले टाइम में ज़्यादातर इंडिया खिलाड़ी भी बनेंगे, ऐसी कोई वो नहीं है। अभी भी लड़के मतलब उत्तराखंड से खेलते हैं, अच्छा परफॉर्म करते हैं, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी वगैरह इसमें जाते हैं लड़के, अभी बहुत सारे हैं। बाकी अभी अच्छा चल रहा, मतलब ट्रायल्स वगैरह होते हैं तो लड़के बढ़िया करते हैं। और बाकी लड़के जानते हैं अरविंद पांडे सर को, मतलब कितना योगदान रहा है उनका, आने वाले टाइम में भी अच्छा रहेगा। बाकी हम यही अपेक्षा करते हैं कि आने वाले टाइम में और योगदान करें वो, और लड़के ज़्यादा से ज़्यादा खेलें। सर वो बहुत अच्छे हैं, क्योंकि पहले बीसीसीआई में मान्यता नहीं थी तो प्लेयर्स को मौका नहीं मिलता था आगे खेलने का। जब से आइए मौका मिल रहा है, सबको चांसेस मिल रहे हैं, जिससे जो लड़के परफॉर्म करने वाले हैं वो रुक नहीं रहे हैं। तो इससे बहुत अच्छा है, उनके अच्छा काम कर रहे हैं तो सब अच्छा ही मानते हैं उन्हें। क्या लगता है लोकसभा में अगर उनको टिकट मिलता है तो जीतेंगे यहाँ से? जी सर, बिल्कुल। यहाँ से तो उनके बहुत सारे वोट्स हैं, क्योंकि यहाँ बहुत सारे प्लेयर्स हैं, अच्छे बड़े प्लेयर्स हैं, उनको सबको पता है कि उनका क्या रोल है यहाँ पर मान्यता दिलाने में वोट को। तो हमारे हिसाब से तो वही जीतेंगे। नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा सीट में मजबूत दावेदार की पड़ताल पर ये कारवां अब हमारा आकर पहुंचा है नैनीताल, और ये सिंबॉलिक सीट है क्योंकि इस विधानसभा के नाम से इस पूरी लोकसभा का नाम है। तो नैनीताल के लोगों का मूड भापना बहुत ज़रूरी है। आपका क्या नाम है? प्रियंका। प्रियंका, ये बताइए, लोकसभा चुनाव आने वाला है जल्दी, तैयारी है, वोटिंग करने जाएंगी, क्या मुद्दे हैं इस समय महिलाओं के? कौन से मुद्दे हैं, किस मुद्दों को लेकर वोट करेंगी इस बार?
मुद्दे तो यही हैं कि थोड़ा सा वुमेन एम्पावरमेंट होना चाहिए, जैसे अभी क्या बोलते हैं सदन में भी थोड़ा सा रिजर्वेशन है, महिलाओं को आरक्षण दिया है, तो उसमें भी सही डायरेक्शन में काम होना चाहिए। उस हिसाब से मतलब होनी चाहिए, वहाँ पे प्रेजेंट भी होनी चाहिए। ये नहीं कि ऑन पेपर ही 33% उन्होंने दिखाया, तो इन सदन में भी होना चाहिए कि 33% वहाँ पे दिखनी चाहिए लेडीज़, मतलब वो वहाँ पे आनी चाहिए, तो वो चीज़ होनी चाहिए। किसको आप, मैं बीजेपी के कुछ नाम आपको बता रहा हूँ। एक तो मौजूदा सांसद हैं अजय भट्ट, जो इस समय सांसद हैं, वो भी टिकट की दौड़ में हैं, सबसे आगे वही नज़र आ रहे हैं। अरविंद पांडे एक पूर्व मंत्री हैं, वो भी नाम उनका चल रहा है। बलराज पासी हैं, राजेश शुक्ला है, और भी कई लोग हैं। आपको लगता है इनमें से कौन सा बेहतर प्रत्याशी हो सकता है इस सीट में, और क्यों? मैंने तो अरविंद पांडे जी का सुना हुआ है कि काफ़ी गदरपुर विधानसभा के वो मेंबर हैं, विधायक हैं, और मतलब काफ़ी अच्छा काम किया उन्होंने, काफ़ी लंबे टाइम से वो इस पोजीशन पे हैं, तो मुझे लगता है कि वो एक अच्छे कैंडिडेट साबित हो सकते हैं। आपका क्या नाम है? ममता। ममता जी बताइए, कौन हो सकता है बीजेपी का बेहतरीन प्रत्याशी जो महिलाओं के मुद्दों की बात करे, महिलाओं की सुरक्षा की बात करे? क्या लगता है? अरविंद पांडे जी का ही होना ज़्यादा सक्षम है, क्योंकि उन्होंने 5 साल वो गदरपुर के विधायक रह चुके हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग मुझे लगता है कि वो काफ़ी कुछ सोच रहे हैं महिलाओं के लिए। और जो भी अभी शिक्षा नीति चल रही है उसमें 33% जो भी महिलाओं के लिए आरक्षण किया गया है उसका हमें काफ़ी बेनिफिट्स हैं, तो मैं तो यही चाहूँगी कि अरविंद पांडे जी आएँ। तो मौजूदा सांसद अजय भट्ट, उनका काम कैसा लगा? नहीं, उनका भी अपनी जगह सही है, बट ज़्यादा उनके लिए ही मैं प्रेफर करूँगी। अरविंद पांडे जी के लिए। अरविंद पांडे को करेंगे। क्या है इस बार लोकसभा में कौन जीत रहा है चुनाव नैनीताल से? लोकसभा में देखो किस्मत होती है आदमी की, वन टाइम सन टाइम एवरी टाइम नॉट बट बेस्ट क्लैरिटी, क्योंकि ऐसा होता है, देखो किस्मत होती है, लाइफ, ये जनसत्ता सबकी। मुद्दे क्या हैं आपके मुद्दे? मुद्दे हमारे तो बीजेपी की सरकार है और बीजेपी आनी चाहिए। बीजेपी आनी चाहिए। कौन लग रहा है प्रत्याशी आपको बीजेपी की? ऐसे आपका बीजेपी लगेगा, हमारा सरदीन धामी जी लगेंगे। वो तो मुख्यमंत्री हैं। मुख्यमंत्री है, लेकिन हम एक गरीब आदमी है, हम खाली नाव चलाते हैं बस, हम खाली गरीब आदमी है। प्रत्याशी यहाँ अजय भट्ट तो सांसद हैं, अरविंद पांडे का नाम चल रहा है, किसको मानेंगे आप प्रत्याशी? हम तो मानेंगे मोहित आर्या को इस बार। ये कौन है? ये सहित आर्या के विधायक के लड़के हैं। अच्छा, करेंगे। आपका क्या नाम है? विनोद कुमार। विनोद जी बताइए, क्या इस बार नैनीताल उधम सिंह नगर में क्या होने वाला है? 2 बार से लगातार भाजपा जीत रही, क्या इस बार जनता का समर्थन है? समर्थन क्या सर, उसमें यह है कि जैसे अजय भट्ट जी हमारे यहाँ पे पहले सांसद थे, तो उसमें अभी भी हैं, और कोरोना काल भी आया बीच में, तो वो सपोर्ट नहीं मिली लोगों को। अच्छा। अब जैसे अरविंद पांडे जी वो 5 बार के लगातार विधायक भी रहे हैं, मंत्री पद भी रहा है, तो अब लोग कुछ बदलाव चाहते हैं, तो जैसा कि उनका नाम अब आ रहा है तो लोगों का बेस्ट लग रहा है कि हाँ, कि होना चाहिए। आप बता सकते हैं कि क्यों बेस्ट है अरविंद पांडे? कि कोई तो कामकाज आपने देखा होगा तभी तो कहा होगा, क्योंकि मौजूदा सांसद अजय भट्ट भी हैं और नाम भी चल रहे हैं लोगों के, वही क्यों? नहीं, ऐसा है ना सर, जो लगातार विधायक बन रहा है तो पब्लिक के उसके अंदर कोई कुछ तो होगा कि जो लगातार 5 बार विधायक बने हैं, अगर उनमें कुछ होता तो वो हो सकता था कि बीच में एक आधा नहीं भी बनते। तो बेस्ट यही है कि जब लोग ये देख रहे हैं कि उनको जब से शुरू हुआ है बीजेपी 2000 उत्तराखंड बना है, तब से लगातार ही विधायक रहे हैं। लोकसभा का चुनाव आ रहा है, क्या है इस बार जनता के मुद्दे, खासकर नैनीताल में? नैनीताल में सर मेन तो यहाँ के लोकल के जनता के मुद्दे हैं कि यहाँ पे ट्रैफिक जाम रहता है। ट्रैफिक की तो बहुत, उसके बावजूद यहाँ स्कूल के बच्चे हैं, आने जाने वाले हैं, सबको परेशानी होती है पर सीजन पे। ये लोग, हालांकि आपकी बात है कि ये प्रशासन कहता है कि हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, लेकिन जब यहाँ पर बिल्कुल ही जाम हो जाता है उसके बाद प्रशासन के हाथ खुलते हैं कि ऐसा करना चाहिए वैसा करना चाहिए। इससे पहले अजय भट्ट जी भी आते हैं, अजय भट्ट जी भी कहते नहीं ऐसा करेंगे हम वैसा करेंगे, हाथ जोड़ के जाता है जनता के बीच में, उसके बाद चले जाते हैं, कोई पूछने नहीं आते हैं। अब अरविंद पांडे जी आए हैं, भैया वो लोगों के बीच के में रहते हैं, लोगों की समस्या सुनते हैं, गरीब से मिलते हैं, रिक्शे वाले से मिलते हैं, नाव वाले से मिलते हैं, टैक्सी वाले से मिलते हैं, उसकी समस्या को जानते हैं। लेकिन जो भी बड़े नेता हैं ये क्या करते हैं, गाड़ी से हाथ हिलाते हैं, हाथ जगह हाथ जोड़ के चले जाते हैं, बाय बाय करके चले जाते हैं। 5 साल बाद इनको लौट के आना होता है, 5 साल से पहले देखने नहीं आते हैं। जब चुनाव आने होता है उसके 6 महीने पहले ये लोग अपने शहर में, अपने क्षेत्र के अंदर आते हैं यहाँ पे, उसके बाद कहते हैं कि हमें ऐसा कि जब मैंने, हालांकि उनके संग में मैंने ड्यूटी करी, मैं टैक्सी चलाता हूँ, मैं उनके संग VIP ड्यूटी में गाड़ी में जाता हूँ, लेकिन मैंने कई जगह उनको भी देखा है, लेकिन वो सिर्फ अपने मुँह से कहते हैं, करने को कोई राजी नहीं रहता है। मैं खुद उनके साथ में, भट्ट जी के साथ में ड्यूटी में रहा हूँ, कई बार रहा हूँ,
मैं टैक्सी चालक हूँ। हाँ, मैं टैक्सी चालक उनके संग में ड्यूटी करता हूँ, कर चुका कई बार भगत सिंह को सारी जगह संग भी कर चुका हूँ ड्यूटी में। लेकिन इन लोग सिर्फ मुंह से कहते हैं। टैक्सी वाले जो एक तबका है नैनीताल में, ये रोजगार का तो बड़ा साधन है। आप जैसे बहुत सारे परिवार टैक्सी उससे जुड़े हुए हैं। आप लोगों के मुद्दे क्या है? रिक्शा चालक है, नाव चालक है, नैनीताल के यही तो एक तबका है जो हमेशा हाशिए पर रहा है। बिल्कुल, मैं ये चाहता हूँ कि सर जी जो ये कहते हैं कि टैक्सी वालों से नैनीताल के अंदर जाम लगता है, टैक्सी वालों से कोई जाम नहीं लगता है। टैक्सी वाला तो आया, टूरिस्ट छोड़ा, उसने टूरिस्ट पिकअप करा, चला गया। जाम लगता है प्राइवेट जो गाड़ी आती है बाहर से, अदर स्टेट से। वो क्या करते हैं, उन्हें एक शॉप से अगर दुकान भी से सामान लेना है तो बीच रोड पर उन्हें टैक्सी अपनी गाड़ी खड़ी करनी है, दुकान में माल लेने जाना है। ट्रैफिक वाला, पुलिस वाला दिन रात ड्यूटी करता है, सीटी बजाता है, सुबह से खाना खा के ड्यूटी करता है और चौराहे पे, लेकिन उसकी भी नहीं सुनते हैं वो लोग। वो उसके बारे में क्या करते हैं, नेताओं के इनके फ़ोन करवा के उस बेचारे को भी ड्यूटी पे अपने तरह खड़ा करवा देते हैं। उसके बाद अगर कोई एक्शन लेना चाहता है तो उसका तुरंत ट्रांसफर करवा देते हैं लोग। इस बार ये जो टैक्सी वर्ग है, रिक्शा चालक है नैनीताल का, नाव चालक है, ये वर्ग किसकी ओर है, कांग्रेस या बीजेपी? ये सर है तो बीजेपी की ओर। हाँ, इसलिए बीजेपी की ओर है क्योंकि उसका जो है यहाँ पे लेना देना अच्छा है। हाँ, कि उसके जो है भैया अंतर्राष्ट्रीय के तौर पे या देश के मौजूदा सांसद को कितना नंबर दे रहे हैं आप 5 साल में? मैं तो सर मौजूदा सांसद को तो सर इस सांसद में तो मैं तो कहूँगा कि 50% भी देने लायक नहीं है। जब काम ही नहीं कर रहा, मुँह से कहने से तो ना होता है सर। यानी कोरोना काल में तक का कोई काम करने को राजी नहीं था यहाँ पे। वो तो शुक्रगुजार है कि एक मोदी जी के नाम पे ये लोग जीत रहे हैं गुरुजी, और कोई नहीं है जो इस कोरोना काल में, जब मान के चलिए आप नैनीताल से गए, रिक्शा वाला है, चाहे नाव वाला हो, लेबर आदमी हो, उसने जो है कोई नहीं दिखाई दिया यहाँ पे। कौन होगा बीजेपी से? आप किसको देख रहे हैं सबसे बेहतर प्रत्याशी? सबसे बेहतर तो सर मैं लोकल से चाहता हूँ कि अजय पांडे जी रहे, अरविंद पांडे जी रहें, वो बेस्ट रहेगा क्योंकि वो हर लोकल के बीच में रह चुके सर, लोकल को जानते हैं सर वो चीज़, अरविंद पांडे जी। साजी ये बताइए, चुनाव आने वाला है लोकसभा का, 2 बार से लगातार भाजपा यहाँ इस सीट में जीती है नैनीताल से, इस बार क्या होने वाला है? इस बार देखिए ना, प्रदेश में पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार, केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, ये जो डबल इंजन की सरकार है, इसके जितने भी प्रदेशवासियों के हित में कार्य हुए हैं उसमें दोबारा जो है भारतीय जनता पार्टी इस लोकसभा सीट पे और 5 लोकसभा सीटें उत्तराखंड की जीतेगी, ऐसा मेरा परम विश्वास है। बहुत सारे नाम चल रहे हैं नैनीताल लोकसभा सीट में। अजय भट्ट तो है ही सांसद, अरविंद पांडे का नाम चल रहा है, इसके अलावा बलराज पाल सिंह है, राजेश शुक्ला है, बहुत सारे नाम। कौन बेहतर कैंडिडेट होगा? भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जो भी होगा वो कमल का फूल ही होगा, और हम सभी कार्यकर्ता उसको बिल्कुल तन मन धन से यहाँ पर लड़ाएंगे और मोदी जी को दोबारा इस देश का प्रधानमंत्री बनाएंगे। इस वक्त मैं बाजपुर सिविल कोर्ट में मौजूद हूँ। एक ऐसा तबका समाज में जो पढ़ा लिखा है, जागरूक है और जो समाज को एक नई दिशा दिखाने के लिए जिम्मेदार माना जाता है, वो है अधिवक्ताओं का वर्ग। इसलिए इस वर्ग से जानना बेहद ज़रूरी है कि उनकी नज़र में टिकट बंटवारे से पहले वो क्या सोच रहे हैं, ख़ासतौर पर बीजेपी के संभावित प्रत्याशियों को लेकर। आप देखेंगे हमारे साथ तमाम जो अधिवक्ता गण हैं इस समय मौजूद है सिविल कोर्ट बाजपुर में, और हम एक एक कर इनकी ओपिनियन भी जानेंगे। सर, आपका क्या? देखिए, जहाँ तक मेरी अपनी ओपिनियन है तो जो लोकसभा कैंडिडेट है वो ऐसा होना चाहिए जो अपनी लोकसभा में लोगों से मिलता भी रहे और कुछ काम भी करे। विगत 5 वर्षों में हमने ये देखा, जो हमारे सांसद महोदय रहे हैं उनका दौरा जो है क्षेत्र में ना के बराबर रहा है। तो जो जितने आपने कैंडिडेट बताए हैं, मेरी ओपिनियन में सबसे बेस्ट कैंडिडेट अरविंद पांडे जी हैं। उन्होंने इस क्षेत्र में काम भी बहुत किए हैं। जैसे कि आप एनसीईआरटी में देख लीजिए, जब वो शिक्षा मंत्री थे तो उन्होंने वो काम किया, जो गरीब बच्चे थे, जो स्कूलों में, अच्छे स्कूलों में पढ़ना भी चाहते थे, लेकिन माँ बाप के ऊपर एक ऐसा बोझ हो जाता था एडमिशन के समय कि साहब 10,000 की तो बुक्स ही आ रही हैं। तो उन्होंने एक ऐसी पहल की, एनसीईआरटी बुक्स लगाई, जिससे जो गार्जियंस के ऊपर बोझ पड़ रहा था वो बोझ खत्म हो गया। और शिक्षा मंत्री रहते हुए उन्होंने बहुत ऐसे काम करे, अच्छे काम करे। जो ग्रामीण क्षेत्र थे, जहाँ स्कूल नहीं थे, वहाँ स्कूल भी खुले। वर्तमान में आप देखेंगे जो शिक्षा मंत्री हैं, जो भी हैं, कहने को दोनों तरफ हमारी सरकार है, हमारी पार्टी की सरकार है, लेकिन फिर भी शिक्षा के क्षेत्र में वो काम नहीं हो पा रहा जो अरविंद पांडे जी ने किया था। आपको क्या लगता है कि कौन प्रत्याशी आपकी नज़र में सबसे बेहतर होगा इस लोकसभा सीट के लिए? देखिए, सबसे बेहतर प्रत्याशी तो मेरा खुद का मानना है कि अरविंद पांडे जी हैं यहाँ के क्षेत्र के लिए, क्योंकि मैं खुद एक स्पोर्ट्समैन रहा और यहाँ बहुत टाइम तक मैं क्रिकेट खेलता रहा। मैं कुमाऊं यूनिवर्सिटी नैनीताल से भी खेला, लेकिन कभी हमें आगे खेलने का मौका नहीं मिल पाया क्योंकि यहाँ बीसीसीआई मान्यता नहीं थी। क्रिकेट आप खेलते थे? जी सर।
अरविंद पांडे जी जब यहाँ खेल मंत्री और शिक्षा मंत्री बने तो पहले हमारे ऐसे कैबिनेट मंत्री रहे उत्तराखंड सरकार में जिन्होंने इसकी ओर सबसे ज़्यादा ध्यान दिया खेलों की तरफ। हम तो नहीं खेल पाए, लेकिन अब हम चाहते हैं जो हमारी आने वाली पीढ़ी है वो आगे क्रिकेट के क्षेत्र में और खेलों में नाम रोशन करे। पांडे जी ने यहाँ BCCI मान्यता प्राप्त कराई उत्तराखंड को। आज आप देखिए हमारी जो रणजी टीम है और हमारी जो जोनल टीमें हैं बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, और हमारे 1-2 उत्तराखंड से प्लेयर IPL भी खेले हैं अभी। तो वो किसकी देन है? सभी अरविंद पांडे जी की देन है, क्योंकि अरविंद पांडे जी ने और दूसरी चीज़ खेलों के और शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया। और तीसरी सबसे जो खूबसूरत उनकी जो चीज़ है वो कभी किसी भी धर्म को लेकर भेदभाव नहीं है। उन्होंने हमेशा सब धर्मों को एक साथ जोड़ कर रखा है, एक ही उसमें धागे में पिरो के रखा है। इसलिए उन्हें लगभग मेरा मानना है कि जब यहाँ से बाजपुर से भी 2 बार वो विधानसभा प्रत्याशी रहे और विधायक भी रहे, तो यहाँ से उन्हें लगभग बहुत अच्छी उनसे आज तक इतना वोट मुझे नहीं लगता किसी BJP प्रत्याशी को मुस्लिम वोट पड़ा होगा जितना यहाँ अरविंद पांडे जी को पड़ता था। क्या लगता है आपको, कौन आपकी नज़र में प्रत्याशी बेहतर हो सकता है नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा सीट में? अरविंद पांडे जी बेहतर हो सकते हैं। क्या कारण है? कुछ उनके काम? कारण ये है कि एक तो वो भेदभाव नहीं करते किसी के साथ कि साहब ये हिंदू है, मुस्लिम है, कौन है, सभी का साथ देते हैं। और आप जो है 25-30 साल से राजनीति में भी हैं, काफ़ी पुराने नेता हैं जो है अपने उत्तराखंड के, तो अरविंद पांडे जी ही होने चाहिए। क्या लगता है लोकसभा नैनीताल उधम सिंह नगर सीट पर कौन प्रत्याशी होगा? मौजूदा भाजपा के जो सांसद हैं उनकी दावेदारी तो मजबूत मानी जा रही है क्योंकि सीधे तौर पर सांसद हैं, लेकिन इसके अलावा अरविंद पांडे हैं, राजेश शुक्ला हैं, बलराज पासी का भी नाम लिया जा रहा है। कौन बेहतर आपको लगता है कि इस सीट पर हो सकता है? आपने जितने भी नाम गिनाए हैं सब आप अपने आप में भारी नाम हैं, लेकिन इन नामों में जो सबसे एक अलग नाम है वो अरविंद पांडे है। वो एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनके एक आम आदमी जो किसी बड़े नेता से मिल नहीं पाएगा वो इनसे आसानी से मिल लेता है। और ये लगभग ही सबसे जो बड़ी जो खूबी है, ये गरीब आदमी के साथ कंधे से कंधा मिला के उसे न्याय दिलवाने का प्रयास करते हैं। तो सब हम तो यही कहेंगे सबसे बेहतर तो अरविंद पांडे जी हैं, और इन्होंने क्षेत्र में हमारे बहुत काम किया है। मैं बाजपुर बार का पूर्व अध्यक्ष हूँ, 5 बार का लगातार अध्यक्ष रहा हूँ। अरविंद पांडे के बारे में जैसा कि लोग कहते हैं, मैं गदरपुर विधानसभा से आता हूँ, और गदरपुर विधानसभा में हमारा जो क्षेत्र है, तहसील तो बाजपुर पड़ती है लेकिन विधानसभा गदरपुर पड़ती है हमारी, मेरा अपना जो क्षेत्र सर्किल है उसमें अरविंद पांडे गरीबों पृष्ठभूमि से उठा हुआ व्यक्ति है। गरीबों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आज तक उसका स्वभाव रहा है, गरीबों के साथ चलना उसका स्वभाव रहा है, इसीलिए जनता उसके साथ आज भी तन मन धन से जुड़ी हुई है। आपने जितने नाम गिनाए हैं लोकसभा सांसद के लिए, माननीय कोश्यारी जी को यहाँ से, जितने भी पहले कोश्यारी जी को भी सांसद बना के इस क्षेत्र से भेजा हम लोगों ने, दोबारा भी भेजा, उसके बाद माननीय अजय भट्ट जी को सांसद बनाकर भेजा, लेकिन क्षेत्र में आज अजय भट्ट जी का बहुत विरोध है। जीतने के बाद एक भी बार ग्रामीण अंचलों में क्षेत्र अजय जी का भ्रमण नहीं हो पाया। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि यदि भाजपा ने अरविंद पांडे को मौका मिला तो बहुत बहुमत बम्पर वोटों से जीत होगी अरविंद पांडे की। बहुत तबका उनके लिए उन्हें पसंद करता है और अरविंद पांडे यहाँ से फिर लोकसभा सांसद का चुनाव जीत जाएंगे। देखिए जी, जहाँ तक मेरा मानना है और मेरी राय है, यहाँ से अरविंद पांडे जी बेस्ट हैं, और ये आम लोगों से मिले जुले रहते हैं। किसी भी तबके को, किसी भी वर्ग को कोई भी परेशानी होती है, उन्हें सूचना मिलती है तो तुरंत मौके पे जाके उन्हें उपलब्ध होते हैं और सारी समस्याओं का निराकरण करते हैं। इनके सिवा और कोई बेस्ट प्रत्याशी नहीं है। आपका क्या शुभ? राजेश पांडे। अरे ये बताइए, बीजेपी अगर, चूँकि 10 साल मोदी सरकार को केंद्र में हो चुके हैं, राज्य में भी भाजपा की सरकार है, एंटी इनकम्बेंसी भी जाहिर तौर पर होगी, जिस तरह से चर्चाएं हो रही कि मौजूदा सांसद उनको लेकर एंटी इनकम्बेंसी भी रहेगी, तो ऐसे में बीजेपी को अगर इस सीट पर तीसरी बार हैट्रिक मारनी है तो कौन सा प्रत्याशी आपकी नज़र में है? देखिए, जैसा कि अभी मेरे साथियों ने भी कहा, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा लोगों से मिलते जुलते रहते हैं, सैकड़ों लोग हमारे पास आते रहते हैं, तो उनके बात विचार और जानकारी रहती है। तो बेस्ट कैंडिडेट तो अरविंद पांडे ही है। क्यों है? अब इसके पीछे भी होना चाहिए, मैं ऐसे ही कह दूं बेस्ट हैं। देखिए, अरविंद पांडे जी जब यहाँ रहे, जब इन्होंने यहाँ से विधानसभा का चुनाव लड़ा और विधानसभा क्षेत्र में विकास किया, विधानसभा के 2-2 बार विधायक रहे और विकास किया, तो उन्हें एक नारा दिया जाता था यहाँ की जनता द्वारा कि अरविंद नहीं, ये आंधी है, बाजपुर का गांधी है। विकास के स्वरूप माना जाता था। देखिए, अभी अगर आप हमारे इसमें भी अपने कैमरे को घुमा लें,
हमारे चारों तरफ। बार एसोसिएशन की मदद के लिए वो सामने बोर्ड लगा, देखिए 2004 का होगा अरविंद पांडे। एक दूसरा बोर्ड लगा 17 लाख। उससे पहले जितनी मदद वकीलों की हर तरह से की, बहुत हर मामले में करी। सेकेंडली, अभी मेरे साथियों ने बहुत अच्छी बात कही, एनसीईआरटी की जो बातें हैं, जब एनसीईआरटी का ये प्रकरण हुआ था कि एनसीईआरटी की किताबें लगा दी गई तो स्कूलों ने बहुत विरोध किया था। मुझे वो पत्र मैं नहीं बता सकता कहाँ पे है, लगभग 200 वकीलों ने अरविंद पांडे जी को धन्यवाद लेटर लिख के भेजा था कि आपने जो अभिभावकों के जेब पे जो डाका डाल रहा था विभिन्न प्रकार की किताबों को लेके, उसको ख़त्म कर दिया। अभिभावक बहुत खुश हैं, अभिभावकों ने बहुत तन मन धन से अरविंद पांडे का साथ दिया। अटल उत्कृष्ट योजना, आपको ये पता होगा कि जो ग्रामीणांचल के बच्चे हैं वो भी चाहते हैं हम हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में पढ़ें। शहरों में तो इंग्लिश मीडियम मिल जाते हैं, गांव में नहीं मिलते। उन्होंने एक बहुत अच्छा स्कीम अपने उसमें चलाई। ग्रामीणों के जैसे 3-4 स्कूलों में से एक स्कूल को अटल उत्कृष्ट योजना के तहत लाए, जिसमें सारी शिक्षा कैबिनेट की तरह जिस हिसाब से अपने इंग्लिश स्कूलों में होते उस हिसाब की शिक्षा देने का वहाँ प्रावधान हुआ। उससे भी ग्रामीण बहुत खुश थे। एनसीईआरटी के अलावा खेल 20 साल हो गए थे हमारे उत्तराखंड को बने हुए, अपने मान्यता दिलाना, बीसीसीआई की मान्यता दिलाना एक मैं नहीं समझता आसान काम था, नहीं तो इससे पहले भी हो गया होता। बहुत खिलाड़ी तो इतने खुश हैं। ओवरऑल सिनेरियो आप खनन के मुद्दे ले लिया, हमारे यहाँ का जो युवा जो बेरोजगार था इधर साइड का, पूरे एक इलाके का, पूरा खनन से जुड़ गया था, खनन उद्योग से जुड़ गया था, व्यापार में लग गया था, कमाई करता। आज की डेट में क्या है, लाल फीताशाही पूरी तरीके से हावी है। खनन से युवा को हटा रहे हैं, लाल फीताशाही किस तरह का काम कर रही है ये नहीं कहा जा सकता, ये आप बेहतर जानते हो, आप क्षेत्र में रहते हो। युवा उससे हटा, तो हर तरह के क्षेत्र में हर तरह के काम को जन जन से जुड़ने वाली बात थी उनकी। किसी की भी कोई समस्या हो, हर गरीब आदमी अपने आप को समझता था कि मैं अरविंद पांडे का बहुत करीबी हूँ। अरविंद पांडे उस पृष्ठभूमि से निकले क्योंकि उन्होंने ज़मीन देखी थी। उनके पिता एक फैक्ट्री में मजदूर थे, जो चैन क्रेशरों में जो काटा जाता था अंगोला जानवरों को पालने के लिए, वो भी उन्होंने काटा। हमने देखा ये काम करते हुए। तो जो आदमी ज़मीन से जुड़ा हुआ होगा निश्चित तौर पे वो बहुत समझ रखता होगा कि ज़मीन का आदमी क्या जानता है। तो कुल मिला के इस सिनेरियो में, जैसा कि आपने और ने साथियों को भी सुना, कि द बेस्ट जो कैंडिडेट होना चाहिए वो अरविंद पांडे ही होने चाहिए, जो इस हैट्रिक भाजपा को दिलाने के लिए 200% कायम रहेंगे। बीजेपी के वैसे तो कई प्रत्याशी हैं लोकसभा नैनीताल उधम सिंह नगर में, एक नाम अरविंद पांडे का भी है। आपको लगता है कि कौन बेहतर प्रत्याशी इस बार हो सकता है बीजेपी की ओर से? पांडे जी बेहतर प्रत्याशी हो सकते हैं, लोकल से बहुत जुड़े हैं, हमारे शहर में चेयरमैन भी रहे, 5 बार विधायक भी हो गए और जनता से जुड़ा हुआ व्यक्ति है। मंत्री भी वो एक बार रहे हैं। हाँ। कुछ ऐसे कामकाज उनको लगता है कि जो क्षेत्र के लोगों के लिए बेहतर हो सकते हैं? क्षेत्र के लिए बहुत सारा विकास है, क्षेत्र में बहुत सारा किया भी है उन्होंने और बहुत सारा और करने वाला भी है। रोड्स वगैरह का है, जैसे एजुकेशन क्षेत्र में भी है, शिक्षा मंत्री रहे हैं, तो वैसे उनका स्वभाव ही है विकास करने का, बनेंगे तो करेंगे ही विकास। मौजूदा सांसद अजय भट्ट भी हैं, अगर उनका टिकट कटता है तो फिर उनका टिकट कटेगा, क्या परफॉर्मेंस रही है आपकी नज़र में? परफॉर्मेंस कोई ऐसे एमपी लोगों के काम ऐसे होते नहीं जिससे परफॉर्मेंस कोई ऐसे दिखाई दे, और कोई ऐसा विरोध भी नहीं कहीं रहा ऐसा उनका, लेकिन परफॉर्मेंस के नाम से अलग से तो कोई काम नहीं, क्योंकि ये इनका जुड़ाव ज़्यादा रहा है जनता से। सर आपका नाम? मेरा नाम डॉक्टर राजवीर सिंह। बताइए कौन बेहतर प्रत्याशी हो सकता है? सबसे बेहतर प्रत्याशी अपने क्षेत्र के लिए माननीय अरविंद पांडे जी हैं, जो हमेशा इस क्षेत्र की जनता, इस क्षेत्र के विकास के लिए, स्कूलों के लिए इतना काम कर दिया। बेहतर शिक्षा एनसीईआरटी की जो बुक्स थी वो उन्होंने रेगुलराइज कराई। जो आम स्कूलों के जो जत्थे जाया करते थे बच्चों के, जो कितने कितने पैसे लिया करते थे, उसकी जगह इन्होंने बिल्कुल मिनिमाइज रेट पे सारे जो निर्मल वर्ग के लोग थे उनको भी शिक्षा का पूरा मौका दिया। ये हमेशा विकास के साथ थे, हैं, और आगे भी हम इनके साथ उम्मीद करते हैं कि विकासशील ही व्यक्ति है ये। बीजेपी के संभावित प्रत्याशियों में सबसे मजबूत चेहरे की पड़ताल में किसी ने कमल के फूल को प्रत्याशी माना तो कई लोगों ने मौजूदा सांसद अजय भट्ट का नाम लिया, मगर अधिकांश लोग ऐसे मिले जिन्होंने उत्तराखंड के पूर्व कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे के कामकाज से प्रभावित होकर उनके नाम पर अपनी मुहर लगाई है।
उधम सिंह नगर जिले और नैनीताल जिले दोनों जिलों की अलग अलग विधानसभाओं में जाकर हमने लोगों का मूड आप तक पहुंचाया है और किस तरह से अधिकांश लोगों ने बीजेपी की ओर से पूर्व मंत्री अरविंद पांडे के नाम पर मोहर लगाई है। चर्चाओं में नाम कई आए हैं, मौजूदा सांसद भी हैं, लेकिन अधिकांश लोगों ने हमारी इस पड़ताल में पूर्व कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे के नाम पर मोहर लगाई है। इसी तरह से अगले एपिसोड में हम आपको किसी और लोकसभा सीट में जाकर वहां बीजेपी के संभावित प्रत्याशी या कांग्रेस के संभावित प्रत्याशी कौन हो सकता है टिकट बंटवारे से पहले, वो आपको दिखाएंगे। तब तक हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।